नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसके कारण, प्रमुख नेता और महत्वपूर्ण घटनाएं और परिणाम को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चाहे जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग ये नोट्स पढ़ ले रहे हैं और इसका नोट्स बना ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चंस, मैं पूरे दावा के साथ कह सकती हूँ, एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसका एक एक लाइन का एक एक अर्थ बताऊँगी ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए और पूरा का पूरा नोट्स आप लोग अपने कॉपी में बना लें। तो आइए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, 1857 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। तो इसका शुरुआत इन्होंने, अब मैं इसका आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ। 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। यही जीत भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बनी थी। आप लोग ये प्लासी के युद्ध में पढ़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं। पहले अंग्रेज केवल व्यापार करते थे, लेकिन प्लासी युद्ध के बाद वे शासक बनने लगे। यही उपनिवेश की शुरुआत थी। और आइए इसके आगे आप लोगों को मैं समझाती हूँ। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था। इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अंग्रेज भारत में, इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत में भलाई करने नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। वे भारत के संसाधनों और व्यापार का उपयोग करके इंग्लैंड को अमीर बनाना चाहते थे, भारत को नहीं। और आइए मैं इसका बताती हूँ अर्थ, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाने पर केंद्रित हो गया था। तो इसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कच्चे माल का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, नील हो गया, अफीम हो गया, ये सब तो आप लोगों को पता है। और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश भेजना। जैसे कि हम लोगों के पास कपास था, जूट था, नील था, अफीम था, तो ये अंग्रेज लोग हम लोगों से लेकर के इंग्लैंड को भेजते थे। और आयात का मतलब है दूसरे देश से मांगना। मतलब कि ये लोग जो हम लोगों का कपास, जूट, अफीम ले जाते थे, उससे कोई ना कोई चीज़ बना करके भारत ले आते थे, जिससे भारतीयों को वो सामान खरीदना पड़ता था। यही इसका आयात का मतलब था। आइए मैं आप लोगों को इसका अर्थ बता रही हूँ। अंग्रेज भारत में कपास, जूट जैसे नील कच्चे माल इंग्लैंड भेजते थे। वहाँ फैक्ट्रियों में कपड़ा और अन्य सामान बनाते थे। फिर वही तैयार सामान भारत में बेच दिया जाता था। यानी भारत केवल कच्चा माल देने वाला देश बन गया था और तैयार माल खरीदने वाला देश। तो आप लोगों को मैं इसका बोली थी, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट इसका बताऊंगी। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद एक भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं बचेगा। और इसका आप लोगों को अब अर्थ चलिए बताती हूँ। वही जहाँ एक तरफ भारत का तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ तथा भारतीय औद्योगिकरण हुआ। पहले आप लोग इतना समझिए। इसका मतलब था भारत पहले कपड़ा, रेशम, मलमल और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेज के सस्ते मशीन से बने सामान आने लगे, जिससे भारतीय कारीगरों का काम बंद होने लगा और धीरे धीरे भारत के उद्योग नष्ट हो गए। तो फिर अब आइए इसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई। तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स, जब उद्योग बंद हो गए तो कारीगर और मजदूर को वापस
मजदूरों के पास रोजगार नहीं बचा, इसलिए वे खेती करने लगे। इस कारण खेती पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ गई। तो इस बढ़ गई वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम जमींदारों के साथ अत्याचार व अंग्रेजों की भूनीतियों के कारण किसान समुदाय की निम्नवत स्थिति में पहुंच गया। तो इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि किसान किसानों से बहुत अधिक लगान वसूला जाता था। अंग्रेज़ लोग किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे। जमींदार भी उनके ऊपर अत्याचार करने लगे थे और अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वे कर्ज और गरीबी में फंस गए थे। इसे कच्चे माल से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यिक पर बल दिया जाने लगा। इसका मतलब आप लोगों को मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। वाणिज्यिक का मतलब होता है फ्रेंड्स खेती को व्यापार और लाभ कमाने का साधन। ये होता है वाणिज्यिक का मतलब। कृषि के लिए वाणिज्यिक पर बल दिया जाने लगा जिसमें नील, कपास, अफीम, जूट, चाय, कॉफ़ी आदि उत्पादन के लिए कृषकों को मजबूर किया गया। इसका अर्थ है फ्रेंड्स किसानों से कहा गया कि वे गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलें कम उगाएं और उनके ज़रूरतें के सामान जैसे अंग्रेज़ चाहते थे कि नील, कपास, अफीम, चाय, जूट जैसी नगदी फसलें उगाएं क्योंकि वो उन्हें बेचकर अधिक पैसा कमाना चाहते थे अंग्रेज़ लोग। और आइए इधर देख लेते हैं कृषि वाणिज्यिकरण से खाद्यान्न में कमी आई जिससे अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। तो इसका मतलब था फ्रेंड्स जब खेती में अनाज कम और नगदी फसलें अधिक उगने लगी तो खाने के लिए अनाज की कमी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में अकाल और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया जो 1857 में एक व्यापक विद्रोह के रूप में भड़क उठा। तो इसका अर्थ था फ्रेंड्स जन व्यापक का मतलब है फ्रेंड्स ऐसा विद्रोह जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। इसका अर्थ था फ्रेंड्स अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से किसान और कारीगर और आम जनता भी परेशान हो गए। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया और अंततः यही असंतोष 1857 के बड़े विद्रोह में बदल गया। तो आइए फ्रेंड्स अब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि देखिए 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे लगभग 100 वर्षों का अंग्रेजी शोषण था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण धीरे धीरे जमा होते गए और 1857 में उसका विस्फोट हुआ। तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखा और समझा कि अंग्रेज़ों की नीतियों से जनता क्यों नाराज़ हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह नाराज़गी विद्रोह में कैसे बदली। हम इस टॉपिक को अब समझने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1857 का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ के कंपनी में सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था। तो इसका मतलब था फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को तो मेरठ से शुरू हुआ था। लेकिन यह विद्रोह राजाओं ने भी नहीं किया था और किसानों ने भी नहीं किया था बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने शुरू किया था जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इसलिए याद रखिए 1857 की पहली चिंगारी मेरठ से निकली थी और उसकी चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। एग्जाम्पल में समझिए आप लोग जैसे कि
आग की एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में फैल जाती है, उसी तरह मेरठ का विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोही के रूप में हुई थी, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया। तो ये शुरुआत में यह एक आंदोलन शुरुआत में इस आंदोलन में केवल भारतीय सैनिक शामिल हुए थे, इसलिए प्रारंभ में इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। परंतु ये दिया है ना यहाँ पे, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया। तो इसका मतलब था फ्रेंड्स कि शुरुआत में केवल सैनिकों ने की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसमें कुछ किसान भी जुड़ गए थे, राजा भी जुड़ गए थे, रानियाँ भी जुड़ गए थे, नवाब, जमींदार, आम जनता भी जुड़ गए थे। इसलिए यह सैनिक विद्रोह नहीं रहा, यह पूरे देश का एक जन विद्रोह बन गया। इस पूरा पैराग्राफ का मैं आप लोगों को सार बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये सुनिए, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से भारतीय सिपाहियों ने शुरू किया था, लेकिन यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसमें किसान, राजा, रानियाँ, नवाब, जमींदार और आम जनता भी जुड़ गई थी। इसीलिए इसे केवल सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और जनव्यापी विद्रोह भी कहा जाता है। और ये इससे क्वेश्चन उठता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण में पहला देख लेते हैं राजनीतिक कारण। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं राजनीतिक कारण। इसमें 1857 की क्रांति की राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत प्रमुख था। तो इसका ये राजनीतिक कारण का मतलब भारत और राज्यों से जुड़ा कारण, और सहायक संधि का मतलब है फ्रेंड्स जैसे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ऐसी संधि जिसमें भारतीय राज्य अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। और इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, पहले आप लोगों को समझा दे रही हूँ, उसके बाद आप ये मैं आगे बढ़ाऊँगी। तो इसका अर्थ है 1857 के विद्रोह का पहला कारण था अंग्रेज़ों की राजनीतिक नीति। अंग्रेज़ केवल व्यापार नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे। उनका दो ही उद्देश्य था या दो नीतियाँ थी उन्होंने अपनाया था, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत हड़प नीति। इन्हीं नीतियों से भारतीय राजा बहुत नाराज हो गए थे। अब आइए देख लेते हैं इसका सेकंड लाइन। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। इसका अर्थ था अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सेना आपके राज्य में ही रहेगी। इसका खर्चा भी राजा को ही देना पड़ता था, यानी राजा अपने ही राज्य में अंग्रेज़ों की सेना रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसका फिर इसका सेकंड लाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। तो इसमें था फ्रेंड्स जब अंग्रेज़ों की सेना राज्य में रहने लगी और धीरे धीरे राजा के निर्णयों में दखल देने लगी, तब राजा अपनी इच्छा से किसी दूसरे राज्य से न तो मित्रता कर सकता था और न ही युद्ध कर सकते थे। इसी प्रकार उसकी धीरे धीरे स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और इसका थर्ड लाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड लाइन देख लेते हैं इसका। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति तथा व्यपगत सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स गोद लिया हुआ पुत्र। तो इसका मैं आप लोगों को अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे कि भारतीय परंपरा में यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता था तो वह गोद लेकर उत्तराधिकारी बना सकता था, लेकिन डलहौजी ने क्या कहा,
हम दस्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। यानी राजा गोद लेकर भी अपना राज्य नहीं बचा सकता था और वैध उत्तराधिकारी होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाएगा। वैध उत्तराधिकारी का मतलब है कि जैसे कानूनी उत्तराधिकारी, विलय का मतलब है किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला लेना। यदि किसी राजा का सगा पुत्र नहीं होता था तो अंग्रेज कहते थे यह राज्य अब हमारा है और हम उस राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। यही हड़प नीति था, यही हड़प नीति का मतलब था फ्रेंड्स। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सतारा को अपने राज्य में विलय किए थे। तो डलहौजी ने सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को अपने अधिकार में लिया था, क्योंकि उसने कहा कि वहाँ वैध उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए राज्य अंग्रेज़ों का होगा। अब अगर क्वेश्चंस में आ गया आप लोगों के कि हड़प नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था, तो आप लोग आंसर को गलत मत करिएगा, सतारा, बेझिझक सतारा को मार के आइएगा। और सेकेंड में देख लेते हैं ये जैतपुर संभलपुर 1849 ईस्वी में, इसे देख लेते हैं। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने जैतपुर और संभलपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। यानी अंग्रेज धीरे धीरे एक राज्य पर कब्जा करते जा रहे थे। और देख लेते हैं थर्ड में बघात को। बघात 1850 ईस्वी में बघात का भी विलय कर दिया गया। इससे भारतीय राजाओं को लगने लगा कि अंग्रेज किसी भी राज्य को नहीं छोड़ेंगे। अब पारी था उदयपुर का। उदयपुर 1852 ईस्वी में उदयपुर मध्य भारत की रियासत को भी अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और एक बात याद रखिएगा, यह मेवाड़ वाला राजस्थान उदयपुर का नहीं था, बल्कि यह मध्य भारत की छोटी सी रियासत थी। और झांसी का विलय देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राज्य यही था। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर राव को गोद लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना था, इसलिए 1853 ईस्वी में झांसी का विलय कर लिए थे ये लोग। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी विरोधी बन गई थी। और फिर देख लेते हैं नागपुर 1854 ईस्वी में इसका विलय हुआ था। अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब तक कई बड़े राज्य अंग्रेज़ों के अधिकार में आ चुके थे। फिर बारी थी करौली की। करौली का भी इम्पोर्टेंस है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। डलहौजी ने करौली को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये डलहौजी इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इंग्लैंड में डलहौजी करौली पर भी कब्जा करना चाहते थे। उसने हड़प नीति लागू कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड में बैठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था ने करौली पर हड़प नीति लागू नहीं होने दिया था, इसलिए अंग्रेज़ों को करौली वापस करना पड़ा। और अब बारी आती है अवध का। तो आइए अवध के बारे में देख लेते हैं। 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अवध का विलय किया था, लेकिन अवध का विलय हड़प नीति से नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा कि वहाँ कुशासन है, इसलिए हम वहाँ शासन अपने हाथ में लेते हैं। यही मतलब, रुकिए आप लोगों को बता। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब के पेंशन रुक जाने के विषय में भी यह असंतोष का कारण बन गया था। तो नाना साहब भी 1857 के विद्रोह के खिलाफ थे। अब डलहौजी, यहाँ आप लोगों को मैं बताए थे, डलहौजी ने 1855 ईस्वी में करौली को भी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दिया था। इस वजह से उसे वापस लौटना पड़ा था। अब आइए देख लेते हैं 1800 मतलब कि अवध का विलय। 1856 ईस्वी में अवध का विलय को प्रशासन के आधार पर हुआ था, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हुई थी। आप लोगों को मैं अभी बताई ये सब लाइन, इसलिए अवध
कि रेजिडेंट स्लीमन से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में आउट्रम को वहाँ का रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था। अवध के विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया था। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं इसका प्रशासनिक कारण। तो इसका देखिए प्रशासनिक कारण, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों से भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया। पक्षतापूर्ण नीति का मतलब होता है फ्रेंड्स भेदभाव करने वाली नीति। तो इसका मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे अंग्रेज भारतीयों पर शासन तो करते थे, लेकिन उन्हें शासन चलाने के में बराबरी का मौका नहीं देते थे। जैसे बड़े बड़े पदों पर वे अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त करते थे। भारतीयों को या तो छोटे पद दिए जाते थे या फिर कई महत्वपूर्ण पदों से दूर भी रखा जाता था। यानी अंग्रेज का विश्वास अपने लोगों पर था, भारतीयों पर नहीं था। अगर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिया कि अगर किसी देश के योग्य लोगों, मतलब कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अगर किसी देश के योग्य लोगों को केवल इसलिए बड़े पद न दिए जाएं कि वे उस देश के निवासी हैं, तो क्या वो खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य मानते थे। अंग्रेज़ों की सोच थी कि वे भारतीय इतने योग्य नहीं है कि वे इतने बड़े सरकारी पद को संभाल सके, इसलिए वे महत्वपूर्ण पद अपने अंग्रेज अधिकारियों को ही देते थे। इसलिए इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका, जो 1857 के क्रांति के रूप में सामने आए। क्षुब्ध का मतलब बहुत दुख या फिर बहुत नाराज़। तो भारतीयों ने देखा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें बड़े बड़े पद नहीं दिए जा रहे हैं, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। इससे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गहरा गुस्सा भर गया। या यही गुस्सा आगे चलकर 1857 के विद्रोह में बदल गया। और सेकेंड लाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज़ों को लगता था हम भारतीयों से अधिक सभ्य व श्रेष्ठ हैं, इसलिए न्याय करते समय वे भारतीयों के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे। और भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध, यहाँ देखिए, भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। इसका आप लोगों को मैं अर्थ बता रही हूँ। यदि कोई अंग्रेज अपराध करता था तो कोई भारतीय जज है तो उसका मुकदमा नहीं सुना सकते थे। इतना भारतीयों को वो लोग अधिकार भी नहीं दिए थे। यानी कानून की नज़र में भी अंग्रेज को विशेष अधिकार मिले हुए थे। यही न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था। और फ्रेंड देख लेते हैं, अंग्रेज़ों की न्याय प्रणाली पक्षतापूर्ण और दोषपूर्ण व खर्चीली थी। पक्षतापूर्ण का मतलब होता है भेदभावपूर्ण। इसका मैं आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ। अंग्रेज़ों की अदालतों में भारतीयों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता था। इसमें मुकदमे भी लंबे चलते थे, न्याय पाने के लिए बहुत खर्चा भी लगता था। इस कारण आम जनता न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट हो गया था। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का कारण बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को लगा कि अंग्रेज से न्याय की उम्मीद करना कठिन है। उनका गुस्सा बढ़ता गया और यही गुस्सा 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, टहलौजी।
फ्रेंड्स, अब डलहौजी के देख लेते हैं। जैसे डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली थी और मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित करके लाल किला एक मिनट मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं रहेंगे, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया था। तो इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अंग्रेज केवल राज्यों पर कब्जा नहीं कर रहे थे, बल्कि पुराने भारतीय शासकों का सम्मान कम भी कर रहे थे। जैसे तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने के लिए कहा गया। यह भी घोषणा की गई कि उनके बाद कोई भी मुगल सम्राट नहीं कहलाएगा, केवल राजा कहलाएगा। इससे मुगल शाही परिवार को गहरा अपमान महसूस हुआ। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो बहादुर शाह जफर विद्रोहियों के प्रतीकात्मक नेता बने और मुगलों ने भी विद्रोह का समर्थन किया। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रशासन संबंधी कार्यों में जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाईयत के धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जनता में जन विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। धर्मांतरण का मतलब फ्रेंड्स एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन। तो इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज प्रशासन में कुछ जगहों पर ईसाई धर्म अपनाने वालों को अधिक महत्व देते थे। इससे जनता में और डर फैल गया कि अंग्रेज लोगों को धीरे धीरे ईसाई बनाना चाहते थे। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। इसका अर्थ है फ्रेंड्स, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों से भारत में कई बार अकाल पड़े थे। इन अकालों के समय अंग्रेजी सरकार जनता की ठीक से मदद नहीं कर सकी। इससे लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेज़ों का प्रशासन जनता के हित में नहीं बल्कि लोगों के लाभ के लिए काम करता है। यही कारण था कि लोगों का भरोसा अंग्रेजी शासन से उठने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये क्लास अब यहीं पे समाप्त हो रहा है। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सेकेंड क्लास होगा सामाजिक एवं धार्मिक कारण।